Hello warriors, I hope all you are doing very well for your upcoming exam. आप लोगों के लिए आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोल रखा है कि हिस्ट्री के लगभग 1000 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और कोशिश करनी है खुद से आंसर देने की। इस वीडियो में मैं बंगाल से स्टार्ट करूंगा। ओके, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जितना भी मैं आपका टाइम लूँगा वो आपके लिए वर्थ इट होगा। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगे तो इस अपने चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे भी हौसला देते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है, इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की, खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तकाबी ऋण कहा जाता है कृषकों को प्रदान किया। तो देखिए, मुर्शिद कुली खां ने तीनों किया था, ठीक है। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी, इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी और खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तकाबी ऋण कहा जाता है कृषकों को प्रदान किया था। तो ये इसका आंसर सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1740 ईस्वी के किस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था? तो ये कौन सा युद्ध था? गिरिया का युद्ध था। कब हुआ था? 1740 में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो सरफराज खां और अलीवर्दी खां, इन दोनों के बीच हुआ था। और ऑप्शन जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी को हुआ था, 22 अक्टूबर 1764, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काल कोठरी की त्रासदी कब घटित हुई थी? तो काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 ईस्वी को घटित हुई थी और इसी के एक साल के बाद 23 जून 1757 को क्या हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कोठरी की त्रासदी में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। इनमें से कितने व्यक्ति जिंदा बचे थे? तो इनमें 146 व्यक्ति को बंद कर दिया था किसने? सिराजुद्दौला ने, ठीक है। तो इसमें से 23 व्यक्ति बचे थे। किसके अनुसार ये गणना किया गया था? तो जेड हॉलवेल के अनुसार, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, अभी बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। किसके धोखा के कारण सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हार गया? तो मीर जाफ़र इसका सेनापति था, ठीक है, और इसी ने धोखा दिया था जिसके वजह से सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई हार गया था। प्लासी की लड़ाई में किसकी नेतृत्व वाली सेना का नवाब सिराजुद्दौला का वफादार बनी रही? तो ये था मोहनलाल और मीर मदान। तो ऑप्शन ए एंड सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। प्लासी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो प्लासी भागीरथी किनारे के अवस्थित है। देखिए, मैं हर क्वेश्चन में जो है ना अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन से रिलेटेड ही अगला क्वेश्चन है आपका, तो वो आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लासी किस राज्य में है? तो प्लासी बंगाल राज्य में है और बंगाल राज्य के नादिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये कौन था? मीर कासिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की राजधानी क्रमशः रही थी? तो बंगाल की राजधानी सबसे पहले ढाका के बाद मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद के बाद मुंगेर रही थी, ठीक है। बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से आपको चुनना है कि कौन से कथन सही है, ठीक। तो देखिए, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी, सही है। अगर आपसे डेट पूछता है कि किस तारीख को लड़ी गई थी तो ध्यान में रखेंगे 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी, ये भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, ये भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो हैदर अली मैसूर का शासक 1761 ईस्वी में बना था, ठीक है। थोड़ा सा कट गया अगला क्वेश्चन, अच्छा मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। 1782 में हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हो गई थी? तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था
80 से 84 चला था, ठीक है। इसी के दौरान 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाया था, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में किस उपाधि को धारण की थी? तो इसने उपाधि धारण किया था बादशाह का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था। जैकोबिन क्लब का सदस्य था, तो जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में, ठीक है। और इस समय कौन था गवर्नर जनरल, कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी के बीच कब लड़ा गया था? तो ये 1760 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? तो टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी, ठीक है। शेर मैसूर कौन कहा जाता था? किसे कहा जाता था शेर मैसूर? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता था, ठीक है। फिर ये मिलान करने के लिए दिया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 70, देखिए ये दिया है संधियाँ हैं, ठीक है। तो दिया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो मद्रास की संधि 1769, ठीक है। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? मतलब कब, ये किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ये मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। जो मैंगलोर की संधि कब हुई थी? तो 1784, ठीक है, 1784। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है मतलब ये गलत सुमेल का चयन करें, मतलब इसमें सभी गलत हैं। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक हुई थी। और वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1775 से 1784 तक था, ठीक है। तो ये मतलब इसमें दिया है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली, तो ये गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये सब गलत है। मैं आपको बता देता हूँ कब कब किसके किसके शासनकाल में। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कॉर्नवालिस के समय, ठीक है। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये वेलेजली के समय हुआ था 1798 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैसूर के युद्ध मैसूर के खिलाफ किस किस की सेना लड़ रही थी? मैसूर के युद्ध में मैसूर के खिलाफ किस किस की सेना लड़ रही थी? तो मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे, ठीक है। निम्न में से कौन सही है? इसमें से चुनना है आपको कौन सही है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहगामी भोजनालय स्थापित किए, ये बिल्कुल सही है। अगला है, गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई? तो गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हुई थी, ठीक। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु का प्रारंभिक नाम क्या था? तो गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था, ध्यान में रखेंगे आप लोग। गुरुमुखी के आरंभकर्ता कौन थे? तो गुरुमुखी के आरंभकर्ता गुरु अंगद थे, ध्यान में रखिएगा। विवाह पद्धति लवन, मतलब एक हिंदुओं से पृथक विवाह पद्धति गुरु अमरदास ने प्रचलित किया था, उसका नाम लवन रखा था, ठीक है। तो पूछ रहे क्वेश्चन कि विवाह पद्धति लवन को किस सिख गुरु ने प्रचलित किया था? तो गुरु अमरदास ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान दिए थे? तो ये अकबर ने दान दिए थे, ठीक है। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की तथा अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था? तो ये गुरु रामदास, ठीक है। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की तथा अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु पद को पैतृक किसने बनाया? तो गुरु पद को पैतृक गुरु रामदास ने ही बनाया था, ठीक है। और सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव, ठीक। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने ही की थी, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के अलावे और किन की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है?
देखिए तो गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के अलावे कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। क्या क्या बोला? कबीर, नामदेव और रैदास, ये तीनों का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस। हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? तो हरमंदिर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस सिख गुरु को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण मरवा दिया था? तो जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा दिया था। ठीक है, अर्जुन देव राजकुमार खुसरो की सहायता किए थे, इस वजह से जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया था तथा अकाल तख्त मतलब ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो ये गुरु हरगोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह ने ही अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन यही पूछता है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था। ठीक, चलिए किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? तो चेचक से गुरु हरकिशन की मृत्यु हो गई थी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किस शासक ने वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया? तो औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने किसे मरवाया था? तो तेग बहादुर को। देखिए जहांगीर ने किसे मरवाया? तो अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया और तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवाया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे देगा कि जैसे ये दिया हुआ है ना कि गुरु तेग बहादुर को किस शासक ने वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया, तो इतना लॉन्ग अगर नहीं भी रहा तो ऐसे देगा कि गुरु तेग बहादुर को किस मुगल शासक ने मरवाया था? तो औरंगजेब, ध्यान में रखेंगे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें से चुनना है कौन से कथन सत्य हैं। देखिए गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी, ये भी बिल्कुल सही है। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा, बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था और कार्यस्थली पाओता थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, इनमें से सभी सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस भाषा में जफरनामा लिखे थे? तो गुरु गोविंद सिंह फारसी भाषा में जफरनामा लिखे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है कि जफरनामा किस भाषा में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था? तो फारसी भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दरबार में चिनवा दिया था, उनके पुत्रों का नाम क्या था? तो उनके पुत्रों का नाम क्या था? तो ए और सी ऑप्शन हो जाएगा, फतेह खां और जोरावर सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कौन सही है? तो देखिए देखते हैं, 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, सही है। धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगा, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। ये भी क्वेश्चन 50 नंबर बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या किसने करवा दिया था? तो बंदा बहादुर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कहने पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था? तो ये फर्रुख सियर। ठीक है, फर्रुख सियर, देखिए किसके कहने पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था? तो ये फर्रुख सियर के कहने पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जहांगीर के कहने पर किसकी हत्या हुई है? तो अर्जुन देव की। औरंगजेब के कहने पर तेग बहादुर की और फर्रुख सियर के कहने पर बंदा बहादुर की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। किसने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलाए थे? तो बंदा बहादुर ने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1748 ईस्वी में किसकी पहल पर सभी सिख टुकड़ियों जो बंदा के बाद कई टुकड़ियों में बढ़ गए थे को दल खालसा में विलय कर दिया था? तो ये कर्पूर सिंह ने किया था। ठीक है, सॉरी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया? तो दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल खालसा को कितने दलों में विभाजित कर मिसल बनाया गया था? तो इसे 12 दलों में विभाजित कर मिसल बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिसल जो अरबी भाषा शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो मिसल का सब अर्थ होता है समान, और मिसल किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दे देगा, मिसल किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन में रहेगा अरबी, फारसी, उर्दू, जो भी है, तो आपको अरबी लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो इनका जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ था, बिल्कुल सही है। ये सुकरचकिया मिसल के थे, ये भी सही है। और इनके पिता का नाम महासिंह तथा दादा का नाम चरत सिंह था, बिल्कुल सही है। और ये ऑप्शन डी में भी है कि 1798-99 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अप्रैल 1809 को, मतलब 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा सिंह के बीच किसकी संधि हुई थी? तो ये अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह का राज्य कौन सूबों में बटा था? ठीक है। तो ये पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, इनमें से सभी सूबों में रंजीत सिंह का राज्य बटा हुआ था। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? तो फ़कीर अजीजुद्दीन जो था वो महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री था। ठीक है। और वित्त मंत्री पूछे तो दीनानाथ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि महाराजा रंजीत सिंह के वित्त मंत्री का क्या नाम था? तो दीनानाथ। देखिए विदेश मंत्री, ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान में देखिए, ये दोनों में आप कंफ्यूज करेंगे। तो जो फ़कीर था वो विदेश चला गया। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखिए। ऐसे क्वेश्चन आता है, महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? इसमें फ़कीर अजीजुद्दीन भी देगा और दीनानाथ भी देगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके लिए एक ट्रिक बस ध्यान में रखिएगा कि फ़कीर था इसलिए विदेश गया कमाने के लिए। ठीक है। और तो वित्त मंत्री ऐसे ही ध्यान में आपको रह जाएगा कि दीनानाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो रंजीत सिंह की मृत्यु 7 जून 1839 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भैरोवाल की संधि से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, भैरोवाल की संधि से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है, इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया, सही है। महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और यह संधि कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि भैरोवाल की संधि कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराजा दिलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेजा गया था? तो महाराजा दिलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कब हुआ? तो 29 मार्च 1849। ठीक है। और अगर ये पूछे कि किस युद्ध के बाद पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुआ था, जो 1848 से 1849 ईस्वी तक लड़ा गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया? तो बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन ले लिया गया था? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि। ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन ले लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था। और बिहार का पूछे तो राजा सिताब राय। ऐसे अब आप इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न है, तो देखिए ऐसे याद रखिएगा कि जो हमारे बिहार में नहीं बोला जाता है कि मेरा राजा बेटा, ठीक है, तो ऐसे ध्यान में रखेंगे कि बिहार के लिए तो राजा बेटा, तो बिहार के लिए राजा सिताब राय। ठीक है। और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां। ठीक है। चलिए, क्योंकि बंगाल में ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या है, तो आप ऐसे भी ध्यान में, जो मोहम्मद रजा खां मुस्लिम थे तो इनको बंगाल का उपदीवान नियुक्त किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए भारत के में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 ईस्वी में, ये भी ध्यान में रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या था? तो इनका कार्यकाल था, वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1774 से 85 ईस्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की? तो
तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉरेन हेस्टिंग्स राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया? ठीक है, तो ये मुर्शिदाबाद से हटाकर राजकीय कोषागार को कलकत्ता लेके गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेजे जाते थे? तो जिले की जो दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर दीवानी अदालत भेजे जाते थे। ध्यान में रखिएगा। सदर फौजदारी अदालत में किसकी सहायता से न्याय किए जाते थे? तो सदर फौजदारी अदालत में मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय किए जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। चलिए देखते हैं कि फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। बिल्कुल सही है। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। बिल्कुल सही है। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। बिल्कुल सही है। और अगला है, फौजदारी अदालत के कार्य की देखभाल कलेक्टर करता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुकदमों में सिर्फ मुस्लिम कानून लागू किया जाता था? तो जो फौजदारी मुकदमे जो होते थे ना, इसमें सिर्फ मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कब द्वैत शासन प्रणाली समाप्त करने तथा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया था? तो ये 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत शासन प्रणाली समाप्त करने तथा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया था। द्वैत शासन बंगाल में किसने लागू किया था? मुझे कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन कब लागू हुआ? तो बंगाल में द्वैत शासन 1765 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वैत शासन का जनक कौन है? तो भारत में द्वैत शासन का जनक सर लियोनेल कार्टियस को माना जाता है। ठीक है, 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किसने प्रथम मदरसा स्थापित किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1782 ईस्वी में किसके शासनकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1775 से 1784 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गीता के अंग्रेजी अनुवादकर्ता विलियम विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, और गीता को अंग्रेजी अनुवादकर्ता कौन थे? तो विलियम विल्किंस। इससे 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? विलियम जोन्स के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1784 में। अगला क्वेश्चन है, 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा कब किया गया था? 1780 ईस्वी में। किसने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में। किस रेगुलेटिंग एक्ट? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस बंगाली ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी? तो ये नंद कुमार थे। ठीक है, नंद कुमार एक बंगाली ब्राह्मण थे जिनके ऊपर वॉरेन हेस्टिंग्स ने झूठा आरोप लगाकर इन्हें फांसी की सजा दिलवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये कब आया था? तो 1781 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रैन की नियुक्ति किसने की थी? तो भारतीय अधिकारी राय रैन की नियुक्ति वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अंग्रेज अधिकारी के इंग्लैंड वापस लौटने पर बर्क द्वारा 1785 ईस्वी में महाभियोग लगाया गया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स। जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड वापस लौटा था 1785 ईस्वी में, तो इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, ठीक है। और ये वो महाभियोग किसने लगाया था? तो बर्क ने लगाया था। और इसे मुक्त कब कर दिया गया था? 1795 ईस्वी में इसे मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य सरिस्तादार जिसका अर्थ सभी कानूनों के कागज की देखभाल करना था, इसके पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी हुई? तो जेम्स ग्रांट की प्रथम नियुक्ति हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग ऑफेंस पॉलिसी संबंधित है किससे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब हुआ था? तो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसने और कब लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था, ठीक है। किसे भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और पुलिस व्यवस्था का जनक पूछे तो पुलिस व्यवस्था का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। अगर आपसे लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल पूछता है तो वो ध्यान में रखिएगा 1786 से 1903 तक था, 1793, 1786 से 1793 ईस्वी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उस स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त किया और 4 भ्रमण करने वाली अदालतें जिनमें 3 बंगाल के लिए, और ये क्वेश्चन आता है कि बंगाल के लिए कितने मतलब भ्रमण करने वाली अदालतें नियुक्त किया था? तो वो बंगाल के लिए 3 था और बिहार के लिए 1 था, ध्यान में रखिएगा। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी, ठीक है। और जॉन सोर का कार्यकाल अगर आपसे पूछता है तो 1793 से 98। देखिए अस्थाई बंदोबस्त लागू कब हुआ था? 1793 में किसके द्वारा हुआ था? तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगर आपसे पूछे रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रीड और टॉमस मुनरो, ठीक है। और एक है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी। ध्यान में रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त अगर पूछता है तो कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी पूछता है तो रीड और मुनरो, और महालवाड़ी पूछता है तो हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। इनका नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? तो अहस्तक्षेप की नीति जॉन सोर ने ही अपनाई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? तो सहायक संधि के जन्मदाता लॉर्ड वेलेजली थे, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1798 से 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वेलेजली से पूर्व सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था वो वेलेजली से भी पूर्व सहायक संधि का प्रयोग कर चुका था, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में देखिए क्या है, 105 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? अगर यहाँ डुप्ले होता तो आंसर डुप्ले ही हो जाता, ठीक है, क्योंकि वेलेजली से भी पूर्व डुप्ले इसका प्रयोग कर चुका है। तो जो सबसे पहले प्रयोग करता है जन्मदाता वही कहलाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में डुप्ले नहीं है, 105 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन में डुप्ले नहीं है, इसलिए वेलेजली आंसर लिया। अगर डुप्ले होता तो डुप्ले ही आंसर होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो देखिए सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की थी, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं आपको क्रम वाइज बता देता हूँ किसने कब और कब स्वीकार किया, ठीक है। देखिए हैदराबाद 1798, ठीक है। मैसूर इसके बाद 1799 में, उसके बाद तंजौर ने अक्टूबर 1799 में, ठीक है। फिर अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बड़ार एवं भोसले 1803 में और सिंधिया 1804 में। इसके बाद कुछ अन्य राज्य थे जो स्वीकार किए थे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट राज्य हैं जिनका क्रम आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर
अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार एवं भोसले 1803 और सिंधिया 1804। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के हेलबरी में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के हेलबरी में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ब्रिटिश अधिकारी खुद को बंगाल का शेर कहा करता था? तो लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि आपसे अगर ये पूछे कि एकमात्र गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसकी समाधि भारत में है, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को इसका सही आंसर बता दूंगा। ठीक है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में स्थित है। ठीक है, वो किसकी है और कहाँ है, ये दोनों आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्रिटिश अधिकारी तो हो गया खुद को बंगाल का शेर कहा करता था? तो लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी की मौत उसके दूसरे कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक है, कब? तो 1805 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 1886 से 93 तक ये बना था भारत का, ये हाँ ये बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके बाद उसके बाद ये पुनः 1805 ईस्वी में और इसकी मृत्यु 1805 में ही हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह के समय ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो सर जॉर्ज बार्लो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अंग्रेज अधिकारी के कार्यकाल में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी? तो ये लॉर्ड मिंटो प्रथम था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 13 है। देखिए बहुत सारे वायसराय का आपको कार्यकाल ध्यान में रखना होगा, गवर्नर जनरल और वायसराय का। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे। जैसे यही क्वेश्चन पूछा है कि जो 1809 को अमृतसर की संधि हुई, ठीक है, वो किस अंग्रेज अधिकारी के कार्यकाल में हुई थी? तो अगर आपको याद रहता है कि लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 1813 है, तो आपसे तुरंत ये आंसर बन जाएगा ना। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैं लगभग का आपको बता ही दूंगा, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री में 500 क्वेश्चन लगभग करवाने वाला हूँ, तो उस 500 क्वेश्चन में आपको सारे मैं गवर्नर जनरल और वायसराय का कार्यकाल बताते जाऊँगा, रिपीट भी करते जाऊँगा, उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो लॉर्ड वेलेजली का कब से कब तक था? तो 1798 से 1805। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब से कब तक था? तो 1786 से 1793। और फिर पुनः इसका कार्यकाल कुछ दिनों के लिए आया था, वो कब आया था? तो 1805 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा बस। किस अंग्रेज अधिकारी के शासनकाल में चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ था? तो देखिए यहाँ भी आया ना, किस अंग्रेज अधिकारी के शासनकाल में। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे। चलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1807 से 1813 ईस्वी। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली का कब से कब तक था? तो 1798 से 1805, ध्यान में रखेंगे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1786 से 1793। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी हुआ था? फिर शासनकाल आया। ठीक है, तो देखिए इस समय शासनकाल था लॉर्ड हेस्टिंग्स का। ठीक है, 10 साल का शासनकाल था, जो 1813 से 1823 तक इसने शासन किया था। ठीक है, तो जो आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी क्वेश्चन है इसमें कि पूछेगा आपसे कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच। ठीक है, और ये किस संधि के तहत खत्म हुआ था? तो संगोली की संधि, जो 1816 में हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए संगोली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो अंग्रेज और गोरखा, वही जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 ईस्वी तक। ठीक है, वही युद्ध संगोली की संधि के तहत समाप्त हुआ था। क्वेश्चन है हमारा,
पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। देखिए ये क्वेश्चन ही अधूरा है, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में कौन सा कथन सही है, ये होगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको चुनना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसके समय में ही पिंडारियों का दमन हुआ था, बिल्कुल सही है। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चित्तू एवं करीम खां थे, बिल्कुल सही है। और सी है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से ख़त्म कर दिया, बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी कथन सही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया और नए नियम बनाए। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाकर अपने ये नए नियम बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसने लागू किया था। तो 1822 में देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल अभी बताया कब से कब तक था, तो 1813 से 23 तक था, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी चीज़ें होंगी वो इसी के कार्यकाल में होंगी। तो यहाँ 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम जो लागू हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल बताइए आप लोग, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली का, मैं इन दोनों का बहुत बार आपको रिपीट कर चुका हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कार्यकाल बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी लड़ा गया था। तो लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल आपको देखिए 1823 से 28, 1813 से 23 तक किसका था, तो लॉर्ड हेस्टिंग का था। और 1823 से 28 तक किसका हो गया, तो लॉर्ड एमहर्स्ट का हो गया, ठीक है। इसी के कार्यकाल के समय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था जो 1824 से 26 ईस्वी तक चला था और ये यांडूब की संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए किसके शासनकाल में 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। इसका कार्यकाल अभी बताया 1823 से 28 ईस्वी, ठीक है। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, ये भी क्वेश्चन आएगा कि बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था, तो आप लोग 1824 आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में विद्रोह हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1828 से 1835 तक, ठीक है। इसका कार्यकाल दो बार है, जैसे कि देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में 1828 से 1833 ईस्वी तक रहा है। फिर 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम जो आया था, ठीक है, उसमें ही ये बनाया गया रूल कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, ठीक है। तो 1833 से 35 तक ये भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था, ठीक है। तो माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसका कार्यकाल अगर टोटल कार्यकाल देखेंगे तो 1828 से 35 तक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर कौन था, तो मद्रास का गवर्नर 1803 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था, ठीक है। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ठग किसकी पूजा करते थे, तो ठग देवी काली की पूजा करते थे, ठीक है। बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की थी, तो 1835 ईस्वी में की थी, ठीक है। किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, तो मैकाले, ठीक है। मैकाले की अनुशंसा पर ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, बेंटिक द्वारा भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद था जिसे 700 रुपया प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी, तो ये सदर अमीन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर नहीं लगा है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बेंटिक द्वारा जो भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद था वो सदर अमीन का पद था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा, तो ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही ये लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, अभी बताया हूँ, ठीक है। अच्छा बताइए लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1828 से 1835 पूर्ण कार्यकाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। फिर लॉर्ड हेस्टिंग का बताइए 1813 से 1823 तक था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव का 1757 से 1760 ईस्वी तक था, ठीक है। फिर इसने 1765-67 तक रहा था ये, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। और इसका कार्यकाल बताइए, तो 1775 से 1784 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक है। किस धारा के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया था? तो ये धारा 17 के तहत, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विधवाओं को के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के अलावा और किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया? तो जो अकबर थे, देखिए अकबर और मराठा पेशवाओं दोनों ने किया था ये काम, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि राजा राम मोहन राय के अलावा किस शासक पूछ रहा है, तो शासक तो अकबर ही है ना, ठीक है, इसलिए इसका आंसर अकबर हो जाएगा। अगर ये पूछता राजा राम मोहन राय के अलावा इनमें से किन्हों और किस किस ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, तो दोनों हो जाता, अकबर और मराठा पेशवा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग एग्जाम में, उसके बाद ही आंसर टिक करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेंटिक ने किसकी सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो ये भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। और इसका कार्यकाल 1 साल का था, 1835 से 36 ईस्वी तक, ठीक है। देखिए आपको मैं कंटिन्यू करवाते जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको वॉरेन हेस्टिंग्स से सबका कार्यकाल एक तरफ से बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं एक बार आपको जो भी बंगाल के गवर्नर जनरल से वायसराय, जो अंतिम भारत का गवर्नर जनरल है, वहाँ तक के एक अलग से सेपरेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उस सेपरेट वीडियो में केवल आपको गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बताया होगा, उसका कार्यकाल, क्योंकि अगर आपको ये याद हो जाता है ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ऐसे ही आप डील कर लोगे। आपने देखा भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको केवल शासनकाल पता रहेगा ना कि इस युद्ध में किसका शासनकाल था, तो आप बना लेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ऐसा सेपरेट वीडियो चाहिए या आप खुद से कर लोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो नरबली प्रथा पर प्रथम प्रतिबंध जो लगाया था वो लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1844 से 1848 ईस्वी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 46 किसके शासनकाल में? देखिए फिर शासनकाल है, तो देखिए पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1845 से 46 ईस्वी, ठीक है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1844 से 48 ईस्वी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंध विजय के विषय में यह कथन किसका है कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी? तो ये नेपियर का कथन है, ठीक है। सिंध विजय के विषय में नेपियर ने कहा था कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एलिनबरो, ठीक है। लॉर्ड एलिनबरो का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1842 से 44 तक था, ठीक है। तो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलिनबरो के समय में ही हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में शुरू हुआ था? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब से कब तक हुआ था, ये ध्यान में रखिए। तो 1839 से 42 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। और किसके समय में शुरू हुआ था? तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, ठीक है, जिसका कार्यकाल 1836 से 42 तक था, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन देखिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था? तो ये लॉर्ड एलिनबरो। देखिए दो तरह का क्वेश्चन है, ये अच्छे से समझेंगे कि देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1839 से 42 ईस्वी तक चला था, ये किसके समय में शुरू हुआ था, ठीक है? तो लॉर्ड ऑकलैंड, जिसका कार्यकाल 1836 से 42 तक था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था? तो लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में समाप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था? तो देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 49 ईस्वी तक हुआ था, इस समय क्या हुआ था? पंजाब का विलय हो गया था ब्रिटिश शासन में, ठीक है।
और इस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड डलहौजी था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1839 से 42। ये गलत है। ये गलत है, ये करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1845 से 46 ईस्वी हुआ था, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1848 से 49 ईस्वी हुआ था, ठीक है। इसे आप लोग, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, इसे ध्यान में नहीं रखना है। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 46 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848 से 49 ईस्वी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन से युद्ध लड़े गए थे? तो देखिए इसमें 3 युद्ध लड़े गए थे। रामनगर का युद्ध जो 16 नवंबर 1848 को हुआ था। चिलियावाला का युद्ध जो 13 जनवरी 1849 को हुआ था। और गुजरात नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 ईस्वी को। ये 3 युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कौन कौन? रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848। चिलियावाला का युद्ध तो बहुत बार पूछा है, ठीक है, कि ये कब हुआ था। इसका डेट के साथ आपको ध्यान में रखना है, 13 जनवरी 1849। और गुजरात नामक स्थान पर 12 मार्च 1849, ठीक है। तो ये उपर्युक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1848 से 1856 तक था, ठीक है। इसी ने सिक्किम के 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। व्यवगत सिद्धांत की किसकी देन थी? तो व्यवगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी की देन थी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल बताइए, अभी मैं बताया 1848 से 1856 तक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत किसका विलय सर्वप्रथम किया गया था? ठीक है, तो सर्वप्रथम किसका विलय किया गया था? सतारा का विलय सर्वप्रथम किया गया था व्यवगत सिद्धांत के अनुसार। चलिए मैं आपको जो है ना, ये जो क्रम वाइज जो हुआ था सभी राज्यों का विलय, वो मैं आपको एक तरफ से बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सतारा का 1848, जैतपुर और संबलपुर का 1849, बाघाट का 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, ठीक है। फिर से सुनिए एक बार, सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, ठीक है, झांसी 1853 और नागपुर का 1854 ईस्वी में विलय कर लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था? तो ये अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था तब वहाँ का नवाब कौन था? अवध का नवाब कौन था? तो उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, ठीक है। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध राज्य का संस्थापक सादत खां था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कलकत्ता से, देखिए इसमें आंसर मेरठ होगा, ठीक है, कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अवध, सतारा और हैदराबाद यहाँ नहीं किया था, वो मेरठ में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो ये शिमला में किया था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच कब लागू किया? तो शिक्षा में सुधार के लिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। भारत में पहली बार बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई, तो ये कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, ठीक है। भारत का प्रथम रेल सर्वप्रथम कितने किलोमीटर चला था? तो ये 34 किलोमीटर चला था। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था? 1854 ईस्वी, ध्यान में रखेंगे। 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1848 से 1856 ईस्वी, ठीक है।
कब स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई? ठीक है, स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार लॉर्ड डलहौजी के समय किस वर्ष बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई है? तो ये 1853 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई? तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में बनाई थी। ठीक है, अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किसने की? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, किस एक्ट के तहत? तो 1853 के एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम किस भारतीय ने लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिसने लंदन में हुई जो सिविल सेवा परीक्षा लंदन में हुई थी उसमें सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, देखिए क्योंकि गवर्नर जनरल का पद यहाँ पे समाप्त हुआ, ठीक है, और यहाँ से वायसराय का पद स्टार्ट हुआ, तो इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1856 से 62 तक था। तो 1857 का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था ना, 1857 की क्रांति, उसके बाद 1858 का एक्ट पारित हुआ। ठीक है, उसी के समय में जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक रहा है, तो इसी के कार्यकाल में 1858 का एक्ट पारित हुआ था और उसी के समय भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार नियंत्रण में ले लिया? तो 1857 ईस्वी का विद्रोह। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि शासन जो है ना कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है, सन 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसे 1875 ईस्वी में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, किसके समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया था। ठीक है, भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में कहाँ हुई थी? तो ये कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी में किसके समय में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये था आपका 175 क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के टोटल 3 वीडियो आएंगे जिसमें ये फर्स्ट वीडियो है। बहुत जल्द आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। बस आप लोगों का साथ और प्यार मेरे साथ बना रहे, मैं आप लोगों के लिए अपनी ये जो मेहनत है वो जारी रखूँगा। धन्यवाद।